अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन और बाकी जितनी सारी डिटेल्स थी वो हम पढ़ चुके थे। अभी ये लास्ट हमारे पास प्रोटीन्स का टॉपिक आ जाएगा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, या फिर हम कह सकते हैं रोल ऑफ प्रोटीन या एडवांटेजेस ऑफ प्रोटीन्स आ जाएगी, और इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, या फिर आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर हम रोल की बात करें तो इसकी दो तरह के रोल्स हैं। एक हमारे पास आ जाता है इसका स्ट्रक्चरल रोल आ जाता है, और दूसरा इसका फंक्शनल रोल भी आ जाता है। ठीक है, मींस कि ये हमारे बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको बना भी रहा है, उसकी कंपोजिशन भी प्रोटीन से है। ठीक है, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस, वो भी प्रोटीन्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों मटेरियल है। मींस कि इसका फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल दोनों रोल्स आ जाएंगे हमारे पास इसके। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ साथ ये जो है हमारे बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तब। ठीक है, मींस के इसकी ब्रेकडाउन होगी, इसकी प्रोटीलाइसिस होगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्ब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर उस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होगी, क्रैब साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और उसमें से मल्टीपल एटीपीज जो है वो हमारे पास उसमें रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है इसकी टाइप के ऊपर कि कौन सा प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं। तो हर प्रोटीन आपको पता है स्पेसिफिक होता है फॉर देयर फंक्शंस। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले इसमें एग्जांपल केराटिन प्रोटीन का आ जाता है। तो केराटिन प्रोटीन आपको पता है कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है हमारे हेयर्स में और नेल्स में। बाकी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे बर्ड्स आ जाती है हमारे पास, तो उनमें जैसे फेदर्स होते हैं या फिर हुफ्स होते हैं या फिर बीक्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर इससे बने होते हैं, हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल रोल आ जाता है। फिर इसके अलावा दूसरा हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन आ जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल बी से, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम का जो वर्ड है आपको पता है यूज़ होता है फॉर ब्लड, और ग्लोबिन जो है इसका मतलब होता है प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड के अंदर एक ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये प्रोटीन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के ज़रिए। इसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है मायोग्लोबिन आ जाता है। तो मायो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है मायोमीन मसल्स। मीन्स के जो ग्लोबिन प्रोटीन मसल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। ये भी हमारे पास रिस्पायरेटरी पिगमेंट के तौर पे काम करता है, और ये जो है बेसिकली काम करता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को इन मसल सेल्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, वैसे नॉर्मली हर वक्त हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं या रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्ट उसी टाइम से सांस नहीं चढ़ती बंदे को, उसी टाइम से एनर्जी की नीड ज़्यादा नहीं होती। कुछ टाइम तक बंदा बिल्कुल रिलैक्स होता है और रनिंग कर रहा होता है। तो वो जो रिलैक्स होता है उस टाइम पर मसल्स के अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन और वो स्टोर्ड ऑक्सीजन होता है वो यूज़ हो रहा होता है, इसीलिए वो हमें जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट उस टाइम पर नहीं होती। जैसे जैसे स्टोर्ड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आएगी तो उसकी वजह से फिर जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो मीन के हमारे जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है या रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमें बाहर से ज़्यादा इनटेक करनी पड़ती है ऑक्सीजन की। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आ जाता है। इन दोनों का भी हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल रोल आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मसल्स जो है ना उनको बनाते हैं। हमारे सारे के सारे जो मसल्स हैं उनमें आपको एक्टिन प्रोटीन मिलेगा, मायोसिन प्रोटीन मिलेगा, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल रोल है इनका मसल्स। और मसल्स की जो प्रॉपर्टी है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो भी इन प्रोटीन्स की वजह से ही है, क्योंकि ये प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी की सारी इसकी वजह से, इन दो प्रोटीन्स की वजह से। इसके अलावा एंजाइम्स को अगर हम देखें तो सारे के सारे एंजाइम्स आपको पता है वो प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो वो भी हमारे पास एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स ही है आ जाएगी। जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है, वो खुद प्रोटीन से बना है, बट स्टिल ये जो है ये प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में काम कर रहा है, बाकी प्रोटीन्स को ये तोड़ रहा होता है। इस तरह से लाइपेज है, लिपिड की डाइजेशन में यूज़ होता है। इस तरह से इंडोन्यूक्लियेसिस है जो DNA
या फिर हम कह सकते हैं RNA वगैरह जो है उसको कट करने में यूज़ होता है, ठीक है। एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करते हैं। इस तरह से लाइगेज एंजाइम है, ये लाइगेशन करती है कि दो चीज़ों को जोड़ना होता है, उसको हम लाइगेट करना बोलते हैं। तो लाइगेज एंजाइम लाइगेशन करती है। इस तरह से पॉलीमरेज है, ये DNA और RNA की स्ट्रक्चर बनाती है। पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA और RNA या पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं। रोबिस्को एंजाइम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से ऐसे एसिटाइल को एंजाइम ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करती है एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल। तो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएगी जो कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से बने हुए हैं, तो ये भी डायरेक्टली हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी ऐसे हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है, दैट इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियास। पेंक्रियास को सिक्रीट करता है और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये शुगर लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं मसल और लिवर सेल्स में। इस तरह से GH है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन है, ये रिलीज़ होता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और इसका काम है पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ है उसको कराना, ठीक है। मीन के जो हमारे पास सेल साइकिल होता है या जो हम कहते हैं कि सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना है, उसको कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास TSH हार्मोन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन जो है वो सिक्रीट करें। ये हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे प्रोटीन्स के जो कि हार्मोन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन है हमारे पास जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है और उसका जो इन दोनों का जो मेन काम है वो है क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियासिस और माइटोसिस, मेटाफेज और एनाफेज के दौरान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में हमारे पास एक बात इसमें जो रह गई थी बीच में, वो हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। हमने कहा था कि ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड आल्सो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। नंबर और सीक्वेंस दोनों जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो वो उसका मैंने बताया था कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास होते हैं 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें 4 चेन्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2। तो इसका जो हमारे पास बीटा चेन नंबर 1 है, इसमें जब हम 10 नंबर अमाइनो एसिड पे देखते हैं तो हमें ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड नज़र आता है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, किसी भी म्यूटेशन की वजह से अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा जीन में, जिस जीन से ये प्रोटीन बनता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर ये सिंगल अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाए बाय अनदर अमाइनो एसिड लाइक वेलिन अमाइनो एसिड, तो ये जो हीमोग्लोबिन का जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था वो हो जाएगा चेंज। जब चेंज हो जाएगा तो इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे पास होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, लेकिन जैसे ही इसमें एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन में, और फाइब्रस प्रोटीन आपको पता है वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में या ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और इसकी वजह से ग्लोबुलर की वजह से जो शेप होती है रेड ब्लड सेल की वो होती है स्फेरिकल शेप। लेकिन जैसे ही इसकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रस में, तो इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। इस तरह से हाफ मून लाइक या फिर हम सिकल बोलते हैं, सिकल लाइक जो है वो या क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है। जब ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, अब ये वाली जो आरबीसी है इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन को कैरी करने वाली, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था जिसने ऑक्सीजन को लेके जाना था उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है लॉस, और जब भी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कमी आएगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। और सिकल सेल यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप सिकल लाइक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है फंक्शन और रोल्स ऑफ प्रोटीन्स।